और इसके पहले हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, डिबेट की तरफ। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद आज का मुद्दा। बुदनी का बॉस बनने का ख्वाब देख रही कांग्रेस रविवार को वहां बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस शक्ति प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस ने बुदनी के लिए स्पेशल प्लान बनाया है, जिसके तहत वहां के सभी 29 मंडलों में कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक मोर्चा संभालेंगे। शिवराज के गढ़ पर कांग्रेस का फोकस। अमरवाड़ा की हार के बाद बुदनी पर नजर। रविवार को कांग्रेस दिखाएगी दम। सभी 29 मंडलम में कांग्रेस नेता करेंगे बैठक। पार्टी के 29 नेता एक साथ करेंगे बैठकें। कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी करेंगे विधायक और पूर्व विधायक। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस बुदनी के विकास को लेकर सवाल पूछ रही है तो इस बार जीत की उम्मीद भी जता रही है। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि शिवराज का गढ़ आगे भी कमल का मजबूत किला बना रहेगा। जो नौजवानों को रोजगार से लेके अलग अलग जो वादे करे थे, उन्हें जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, इसकी पूरी तैयारी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रही है। 4-5 दौरे अध्यक्ष जी के हो चुके हैं। कल पूरे मंडलों में एक साथ सभी नेता जाएंगे और वहां जाके कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, वहां की आम जनता से चर्चा करेंगे और मूल मुद्दों पर राजनीति को लाने का प्रयास करेंगे। और सीधी बात है, जनता वहां की शिवराज जी से पूछेगी कि आपने कहा क्या था, करा क्या। देखिए, कांग्रेस कितनी भी बैठकें कर ले, कोई भी बैठक कर ले, वो सिर्फ एक दिन हम कैसे छप जाएं, एक दिन हम कैसे दिख जाएं, उसके लिए होती है। रही बात जीतू पटवारी जी की, तो अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक हैं, जिनके नेतृत्व में ही 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। छिंदवाड़ा भी गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। वो और भी सीटों पर गए, कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जनता उनके साथ उन पर विश्वास नहीं रहा है कांग्रेस पर। शिवराज के इस्तीफे के बाद खाली हुई बुदनी सीट पर कांग्रेस ने मछली की आंख की तरह फोकस कर रखा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं। कांग्रेस को कई सालों बाद बुदनी विजय की उम्मीद जगी है। बुदनी में हाथ पूरी तरह सक्रिय है। अब सवाल यही है कि क्या जनता देगी साथ। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बुदनी में सक्रिय हाथ, क्या जनता देगी साथ। ये बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर बड़ा सवाल इसलिए है कि आखिर बुदनी क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। इस सवाल का उत्तर बहुत स्वाभाविक है, आसान है, क्योंकि एक ऐसी सीट है जिसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम जुड़ा है और बीजेपी का गढ़ बन गई है बुदनी। तो इस गढ़ पर अपना झंडा फहराने की कोशिश है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, उन मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं जो हमारे साथ रहेंगे। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका बहुत स्वागत है। और राज्यपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और उनकी पगड़ियों की छटा इन दिनों देखते बन रही है, जिसमें राजपूताना शान भी है और उज्जैन का संस्कृति और स्वभाव भी है और उनकी निर्मल मुस्कुराहट भी है, हरियाली भी है, सावन और उसके बाद भादों की। वाह 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 वाह। तो देखिए, ये भ्रातृत्व भाव भी आपके बड़े भाई शैलेंद्र जी की तरफ से प्रकट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। दिनेश जी, सबसे पहले आप ही की तरफ मैं आता हूँ। थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी शैलेंद्र जी से, तो वो कह रहे थे कि शायद इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कांग्रेस के इतिहास में, मध्य प्रदेश की राजनीति के, शायद हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में वर्तमान और पूर्व विधायकों को दायित्व दिए गए हैं मंडलम के और सबकी तैनाती की गई है और इस तरह की एक रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसको आप किस तरह के चिन्ह के तौर पर देखते हैं? एक अच्छे साइन के तौर पर देखते हैं या आपको लगता है कि इसकी शुरुआत बुदनी के बजाय किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से विजयपुर में ये रणनीति ज़्यादा कारगर हो सकती थी? दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा जी। देखिए, अभी भी इस रणनीति में जो चूक है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है।
सबसे पहले तो कोई एक किसी भी बारात का एक दूल्हा होता है शरद जी, वो दूल्हा कहाँ है? आप बाराती तो इकट्ठे कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं आप ये? केवल बुधनी में उपचुनाव है और आप पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएंगे, बुधनी की जनता प्रभावित होकर उपचुनाव में आपके साथ आ जाएगी, तो ये लगता है कि जो है फिर एक चूक कर रही है। सबसे पहले ये मालूम है आपको कि बुधनी का उपचुनाव है, तो आप एक कैंडिडेट घोषित करने में इतनी फिर देरी क्यों कर रहे हैं? आपके पास जो है रणनीति है तो फिर कैंडिडेट भी घोषित कर दीजिए, और उस कैंडिडेट के पक्ष में लोग जाते तो शायद एक अलग संदेश जाता। ठीक बात। देखिए, बुधनी तो एक तो हाई प्रोफाइल सीट है, जिसे क्योंकि शिवराज जी ने इस सीट को वो सीट बना दिया है प्रदेश में, जिसे कांग्रेस अब जीतने के बारे में उसको सोचने के लिए भी जो है थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ता है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। 2005 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो उदासीनता थी वो इस सीट को उसकी कमजोर सीटों में के रूप में सामने ले आई। अन्यथा आपको इतने लोगों को वहां इकट्ठे करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि वहां बुधनी में एक नेता 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहा होता तो शायद ये जो मजमा आप लगा रहे हैं, इसे मजमा ही कहना चाहिए, ये मजमा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो मौका था कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने का, उसमें वो अपनी 100% जीत सुनिश्चित कर पाते। बिल्कुल, तो आपके कहने का निहितार्थ कुछ इस तरह से मैं निकाल रहा हूं कि संख्या बल तो आपका है, मनोबल और मन का बल कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो उसके साथ बात है कि मन के बल का नेतृत्व करने वाला, नेतृत्वकर्ता बुधनी में कौन है। एक दायित्व तो आपको देना पड़ेगा, जैसा बीजेपी देती है कि ये प्रभारी हैं बुधनी सीट के, ये पूरा दायित्व देखेंगे, इन्हीं की जिम्मेदारी है। जिस तरह से ओम माथुर जी ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत की नींव रखी, वो बड़ी सीटों के लिए भी बड़े कद का नेता, चाहे वो दिल्ली का हो या मध्य प्रदेश का हो, ये ज़रूरी है। राजपाल जी, आप कैसे देखते हैं? बुधनी के लिए बहुत दम लगा रही है कांग्रेस, मंडलम में बड़े नेताओं की, पूर्व विधायकों की, वर्तमान विधायकों की तैनाती, और उसके साथ एक संकल्प शक्ति दिखाने की भी कोशिश है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरे डिवोशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, जीतू पटवारी जी जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, वो बिना कार्यकारिणी के बुधनी पहुंचे, और बुधनी में बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसा आदरणीय गुप्ता जी बता रहे थे, बिना दूल्हे की बाराती बन के पहुंच रहे। अब दो कंट्रोवर्सी है यहाँ जीतू पटवारी जी के पास कार्यकारिणी नहीं है, और वो जो कार्यकर्ता वो काम करने जा रहे हैं उनके पास कैंडिडेट नहीं। तो ये दोनों स्थितियां जो बन रही है, ये कांग्रेस के अभाव को बता रही है। और अभाव इस बात का है कि बुधनी क्षेत्र के पूरे विकास की एक इबारत हमारी सरकार ने लिखने का काम किया। शिवराज सिंह जी ने लंबे समय तक वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम करने का काम किया, और कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, वहाँ का एक एक गांव में एक एक निवासी जो है वो शिवराज जी से सीधा जुड़ा हुआ है, और विकास की वहाँ गंगा बहाने का काम हुआ है। अब वहां पर कांग्रेस है नहीं, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है नहीं, कांग्रेस के पास वहां पर टोटा है, अभाव है कार्यकर्ताओं का, इसलिए बाहर से कार्यकर्ता लेकर जाकर और इनको मंगलम की बैठकें करना पड़ रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वो कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के पास। ये टिफिन पार्टी भी करते तो आसपास की तहसीलों के और यहाँ तक कि इंदौर मऊ तक के कार्यकर्ता जाते हैं और वो वहाँ टिफिन खा के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा अगर टिफिन खा के जाने से और चुनाव जीतना होता तो कब के ये जीत गए होते, पर वहां पर ये नहीं जीत पाएंगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पर विकास और जनकल्याण की एक नई इबारत लिखने का काम किया है। हम बुधनी क्षेत्र में पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, और तो देखते हैं कि वहां पर जो विकास के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जिस प्रकार से सिंचाई के संसाधन बढ़े हैं, जिस प्रकार से वहाँ के किसानों की माली हालत ठीक होने का काम हुआ है, क्योंकि फसल होने लगी, फसल होने लगी, सिंचाई के साधन बढ़ने लगे, तमाम तरह से उस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने का काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। जी, वो वहाँ के जन जन के चहेते नेता मैं लौटता हूँ जी, लौटता हूँ सिसोदिया साहब। आपको भी सिसोदिया साहब मैं याद दिलाता हूँ, और सारे जो हमारे आज के हाजरीन हैं, मेहमान हैं मुअज़्ज़िज़, उनका भी ध्यान खींचूंगा। 2018 की बात है, दिल्ली से एक नेता मध्य प्रदेश आए बीजेपी के, और हमारी भी मुलाकात उनसे हुई, और बातचीत ये हुई कि वो थोड़े संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने भी भांप लिया था कि इस बार सरकार थोड़ी भंवर में है बीजेपी की।
तो उन्होंने कहा मैं तो शरद जी घूम रहा हूं और अब तक करीब 4,500 किलोमीटर मैं मध्य प्रदेश में प्रवास कर चुका हूं और अपना दायित्व तो पूरा करके रिपोर्ट दिल्ली और मध्य प्रदेश में शीर्षस्थ नेताओं को सौंप दूंगा। हाँ, लेकिन हालात ठीक नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि बीजेपी का ये कल्चर, संस्कृति कितनी भिन्न है। चैलेंज जी यही सवाल है कि मैं देख रहा था कि वो भांप गए थे कि ज़मीन इस बार खिसक सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा। कांग्रेस के लिए भी चुनौती यही है कि आपके पास इस तरह के लोग हों, आप जाएं, उनकी निष्ठा, मैं नहीं कहता आप जैसे कांग्रेसी जब तक हैं, कांग्रेस की संभावनाएं हमेशा सफ़ेद हैं, ब्राइट हैं, उज्जवल हैं, लेकिन फिर भी आपके नेतृत्वकर्ताओं में भी वो दम चाहिए जो बताए कि हम हारी बाजी भी पलट सकते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है और मेरे साथी राजपाल जी को जो बोलना था वो बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी ड्यूटी है। दिनेश जी का अपने ओपिनियन है, लेकिन एक छोटी सी मैं जो उनके सवाल के जवाब थे उनके बाद में आपके जवाब देता हूं। जी हाँ। पहली बात राजपाल जी, क्योंकि अभी चुनाव वहाँ पर डिक्लेयर हुए नहीं है मध्य प्रदेश में और उसके बहुत पहले की कयावत है। और बात ये कि कांग्रेस में कभी इतने पहले इस तरीके के कार्यक्रम होते नहीं थे। एज ए प्रभारी, जहाँ तक दायित्व देने की आपने बात की, दायित्व का मुझे दिया गया है, मैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं और आज मुझे मौका भी मिला है कि आपसे रूबरू होकर उस बारे में बात कर सकूं। आपको जी। तो दायित्व की जहाँ तक बात है, दायित्व मिला है। आप ही कह रहे थे कोई ना कोई दायित्व मिलना चाहिए, तो मुझे दायित्व मिला और मेरे साथ सब लोग ये काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, मतलब सबसे अहम उनका कद रहता है, वो 2 से 3 बार बुधनी के दौरे करके आ चुके हैं ब्लॉक लेवल की। मैं और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह लगातार ब्लॉकों में दौरे करके आ चुके हैं, कई और दौरे लग चुके हैं। अब उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया वो सारी बातें तो हम बता नहीं सकते कोई स्ट्रेटेजिकली कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब ओपन तो होता नहीं राजनीति में। वो काम, अपनी जो संरचना है उन कामों को हम लगातार कर रहे हैं और वो जो क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना हुआ और आगे कैसा करना है, इसके लिए तमाम विधायकगण, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस है। और एक ही दिन 29 के 29 मंडलों में सारे हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और निश्चित रूप से जो टिकट के बाद दिनेश गुप्ता जी ने कहा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बखूबी इस सब चीज़ों को जानते हैं और कांग्रेस जिस लाइन में चल रही है वो लाइन मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हम लोग ये चाहते हैं, पार्टी ये चाहती है कि टिकट का निर्णय अब कार्यकर्ता करें, अब जमीन का व्यक्ति करें, टिकट थोपी नहीं जाए, जो आप सबकी शिकायतें रहती है। अब जब ये 29 लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से सारी बातें तो होंगी, कहीं ना कहीं जब जाते हैं आते हैं तो सिर्फ वहीं मंडलम की बैठक के अलावा भी पूरा माहौल आदमी जानता समझता है। फिर वो जो फीडबैक देगा अपनी तौर पे, ये अलग बात है कि आज के समय में सर्वे एजेंसीज अपना काम करती हैं, पार्टी अपने तरीके से और सब कलेक्शन करवाती है जानकारी के। उसके अलावा जब विधायक और पूर्व विधायक जाते हैं तो अपना एक ओपिनियन लेकर भी आते हैं कि जनता वहाँ पे क्या चाहती, कौन उम्मीदवार हो सकता, नहीं हो सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज भी अपनी जगह उसके साथ पैरेलल चलती है। जबकि अभी ये नहीं बोला गया है कि आप नब्ज टटोल के आओ या आप टिकट आप चुनाव के लिए ढूंढ के आओ। वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज ए प्रभारी मुझे उन सब चीज़ों को बताया। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, आप शरद जी बहुत सब जानते हैं उन सब चीज़ों को लेकर कि मध्य प्रदेश में और खासकर सीहोर जिले में सबसे ज़्यादा फर्टाइल विधानसभा कभी रही है कांग्रेस के लिए तो बुधनी विधानसभा रही। 6 से 7 बार हम चुनाव जीते हैं, वहाँ पे 3 बार उपचुनाव हुए हैं, इसलिए चुनावों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा हुई है। वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ही उसके पीछे लंबे कारण रहे कि कभी विधायक थे, सांसद चुन लिए गए तो सीट वैकेंट हो गई, कभी सांसद थे फिर उनको मुख्यमंत्री बनना था, अब फिर वापस विधायक से फिर सांसद, तो 3 बार तो उन्हीं के कारण उपचुनाव वहाँ पर हुए। लेकिन जहाँ तक वहाँ की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज भी बहुत से मामले में बुधनी नसरुल्लागंज पीछे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप देखें, जी मैं लौटता हूँ दूसरे चरण में, फिर इस पर हम बात कर लेते हैं डिटेल में। दिनेश जी, जिस तरह की सोच दिखाई है कांग्रेस ने, ये सोच अमरवाड़ा की विफलता से सबक लेने वाली दिखती है। अच्छी बात है कि आपने जो चूक वहाँ महसूस की है, आप चाहते हैं कि यहाँ वहाँ शायद कमलनाथ जी के हाथ में पूरी कमान थी और शायद कांग्रेस का परसेप्शन था कि वो निकाल लेंगे, नैया खे कर पार पहुँचा देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन अब बुधनी में गलती दोहराना नहीं चाहती है कांग्रेस, इसलिए दायित्व है। और जिस तरह से शैलेंद्र जी बात कर रहे हैं उसमें जोश भी है और आत्मविश्वास भी है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोशिशें, भले ही नतीजा क्योंकि बहुत मजबूत किला है बीजेपी का, वहाँ टक्कर लेना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, फिर भी ये कोशिश आपको लगता है कुछ रे ऑफ होप है, उम्मीद में भविष्य में उम्मीद की किरण दिखती है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन हम विधानसभा चुनावों को ही देखें तो कांग्रेस पार्टी तो हर बार अपना कैंडिडेट बदलती रही और हर बार वहां बाहर का कैंडिडेट रहा।
तो एक जो लोकल फेस होता है ना, लोकल फेस तो अभी भी कांग्रेस के पास एब्सेंट है कि वो लोकल फेस कौन है। जिन 29 मंडलों में जा रही है कांग्रेस पार्टी, लोगों से बात करेगी, तो वहां के लीडर जब आपके पास नहीं थे, आपको हर बार एक बाहरी कैंडिडेट देना पड़ा, तो आप सोचिए ना कैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में अभी आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, अब विधानसभा का जब आम चुनाव आएगा तब हो सकता है कि कोई कांग्रेस पार्टी इसमें उसको कुछ सफलता मिले, अपनी जमीन मजबूत कर ले। अभी तो इनिशियली अब उसको पूरी नए सिरे से एक्सरसाइज करना है। और ये कोई भी रणनीतिक चीज होती है शरद जी, उसमें इतना शोरगुल नहीं किया जाता कि अलग अलग इधर जा रहे हैं, हम उधर बैठ रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब आपको किसी किले को भेदना होता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के मार करते हो, और एक अचानक लोगों को लगता है कि आपने किला फतेह कर लिया। तो ये किला फतेह करने वाला शोर नहीं है, ये वो शोर है जो ये बताना चाहते हैं कि हाँ, हम केवल जो है आप ये यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आपने बिना कहे एक मंत्र भी दे दिया कांग्रेस को कि सरप्राइज एलिमेंट लेकर आओ भैया, बुधनी में चौंकाओ, ऐसा प्रत्याशी लाओ जो लोकल टच वाला भी हो और बाहरी टच भी हो, तो इतना मजबूत हो कि उसकी चर्चा बुधनी नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हो। तो आपने एक संकेत ये भी कर दिया। राजपाल जी, आप किस तरह देखते हैं? जाहिर है बीजेपी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अभी आत्मविश्वास आपका बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि पहले छिंदवाड़ा लोकसभा सीट और बाद में उसी छिंदवाड़ा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली अमरवाड़ा बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं दोनों आपकी विजय, और 29 की 29 लोकसभा सीटें। लेकिन हर चुनाव चुनाव है, हर चुनाव की संरचना अलग है, उसकी बनावट अलग है, और हर चुनाव को आपको उसी गंभीरता से लेना होता है। तो चुनौती तो आपके लिए भी है बुद्धि जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने का काम करती है। कभी भी हम कहीं भी कोई किसी प्रकार का फाउल करने का काम नहीं करते। हमारे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता मतदान केंद्र इकाई के ऊपर, चाहे वो बुधनी हो चाहे कोई सी भी विधानसभा हो, मतदान केंद्र हमारी जो इकाई है उस इकाई के ऊपर हमारी समितियां हैं, वो समितियां काम कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बुधनी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जरूर पूर्व मुख्यमंत्री वहां से रहे लगातार लंबे समय तक, मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, परंतु वहां कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं आया, वहां नेताओं का अभाव नहीं आया। तो आप देखेंगे कई बार कई जगह ऐसा होता है कि कोई प्रभावशाली नेतृत्व जिस स्थान पे होता है वहाँ बाकी कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पाते हैं, और एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास वहाँ कार्यकर्ताओं की। और उसके साथ साथ में प्रत्येक इकाई के अंदर बहुत अच्छे कार्यकर्ता, दमदार कार्यकर्ता, संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की वहाँ एक बड़ी फौज है, और वही कार्यकर्ताओं की फौज जो है हमारी पूंजी है, वही हमारे को विजय दिलाने का काम करेगी। वही कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में है, विकास के मॉडल के साथ में है, विकास की बातों के साथ में है। आप देखेंगे एक एक गांव बुधनी के ऐसे गांव हैं जो किसी जमाने में एक तरफ से भी सड़क से जुड़े नहीं होते थे, वो आज चारों तरफ से सड़कों से जुड़े हुए हैं। आज वहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने का काम हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप अभी चैलेंज जी कह रहे थे, परंतु मैं सोचता हूँ कि बुधनी और नरसुलागंज वाला क्षेत्र है, उसके अंदर काफी सारे नए उद्योग भी आए हैं, कई सारे नए उद्योग प्रोसेस में, पाइपलाइन में है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर सड़कों के साथ साथ में तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फिर फ्लाईओवर हो और चाहे फिर आवागमन सुलभ करने के लिए पुल पुलिया नदियों के ऊपर हो, वो तमाम होने का काम हुआ है। बहुत काम वहाँ हुआ है, और बहुत काम जो हुआ है तो वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के हुआ है। चुनाव रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं। कमलनाथ जी का भी बड़ा मजबूत दावा रहा कि छिंदवाड़ा में जितना काम हुआ है वो देश के लिए भी आप टॉप 10 लोकसभा सीटों में गिना जाता रहा छिंदवाड़ा, ऐसा दावा बार बार आता रहा। लेकिन काम के साथ समीकरण, जो स्थानीय समीकरण हैं, तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो खुद छिंदवाड़ा को भेदा है उस किले को, तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितनी मेहनत लगती। मैं दिनेश जी के गंभीर सवाल से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा शैलेंद्र जी का, कि कैंडिडेट आप कहाँ से लाएंगे सर? क्योंकि 230 के 230 में मुझे लगता है, हमें लगता है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इछावर के लिए शैलेंद्र जी हैं अगर, तो निकटवर्ती बुधनी के लिए अब कौन है, और उससे लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए नर्मदापुरम की कौन कौन है, और इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपके कई महानुभाव या तो आ चुके हैं बीजेपी में, कई ऐसी निष्ठा रखते हैं
कि रहते हैं कांग्रेस में लेकिन फोन घुमाते हैं रोज बीजेपी को, माफ कीजिएगा, उनका एक संबंध है, संपर्क है। जब इस तरह की हवा चलती है तो बहुत सारे लोग हवा को भांपने में लग जाते हैं। तो पहली चुनौती तो सर यही है कि कैंडिडेट्स का एक मजबूत स्ट्रक्चर आप खड़ा करें कि आज आपको सोचने में समय ना लगे कि बुद्धि में ये लड़ेंगे। देखिए, बड़ा बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन दो जवाब के बाद मैं आपका जवाब दूंगा। एक तो दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि रणनीति के रूप से आपको ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहीं जाते हैं और जब मंडलम की जो बैठकें हैं जिसकी साइज बड़ा होने वाला है, लगभग 200, 150, 200, 250 लोग अगर एक मंडलम पे इकट्ठे होते हैं तो कहीं भी बात ही छिप नहीं सकती थी। कोई कम लोगों की बैठक होती तो छिपके हो सकती थी, लेकिन उसको हम छिपा नहीं पाते, हम लाख कोशिश करते, क्योंकि इंटेलिजेंस का अपना काम है सारे का सारा। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मूवमेंट होता है तो वैसे ही आता है, उसके बाद सारी चीज़ें निकल कर आ जाती। तो इसलिए इस बात को फिर हमने छिपाने का प्रयास नहीं किया और चुपचाप करने की आवश्यकता नहीं की। जो काम हमें चुपचाप करना है, निश्चित रूप से दिनेश जी आप जैसे बहुत शुभचिंतक हैं, हमें बताते हैं तो हम सुन के उस तरह का प्रयास करते हैं। कुछ काम हमें पता है कि ये पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी इसलिए वो चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि वो छिपाने वाला काम नहीं था। दूसरी बात, अभी जो राजपाल जी कह रहे थे कि इतने के बाद में भी 2013 का चुनाव देख लें या 2018 का चुनाव देख लें, आप शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे कभी रिकॉर्ड नहीं बना पाए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद में भी, इतना काम करने के बाद में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता टिका रहा और आज भी वहाँ पे कांग्रेस का झंडा लेकर वो खड़ा रहा। खैर वो अलग विषय, चाहे बाहर से कैंडिडेट गया हो, उसके बावजूद भी वहाँ आज मुख्यमंत्री 17 साल से रहने के बाद, इतना मजबूत गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस को कोई वोट शेयर में बहुत अंतर नहीं आया इतने बड़े फेस के बाद कि साहब वहाँ पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब बातें। शरद जी, आपका प्रश्न कि कैंडिडेट का क्या है, क्योंकि अभी चुनाव में 4 साल से ज़्यादा का समय, मैं 4 साल ही मानता हूं, क्योंकि आखिरी 2-3 महीने तो चुनाव में ही लग जाते हैं। निश्चित रूप से बुधनी जैसे चुनाव हमें अपनी तैयारी करने का मौका और भी देते हैं। और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि हमारा कैंडिडेट का अभाव नहीं है। अगर होता तो मैं साफ तौर से स्वीकारता कि नहीं, हमें कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले बात आती अमरवाड़ा के टाइम सब कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बुधनी में वो स्थिति नहीं, कैंडिडेट नहीं, मजबूत वहाँ पे कैंडिडेट हैं, सबका पोर्टफोलियो है। अभी अब हम देखे जाए तो कई पूर्व विधायक भी हैं जो कि इस दौर में हैं। अभी पिछला चुनाव लड़े व्यक्ति जो हैं वो भी अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पूर्व जनपद अध्यक्ष से लेकर युवा कांग्रेस के लगातार 2 बार के अध्यक्ष से लेकर 2-2 जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में हैं। नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनको पोर्टफोलियो इसलिए बता रहा हूं राजपाल जी कि इस तरह के लोग वहां पर हमारे पास बीच में मौजूद हैं, हमें उन्हीं के बीच में सेलेक्ट करना है। वो दिनेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कैंडिडेट अगर लोकल होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये चुनाव और आगे के चुनाव के लिए। और निश्चित रूप से हम उस कदम बढ़ा रहे हैं। और एक समन्वय की बात, साथ में टिफिन ले जाके खाना, कोई पार्टी नहीं करना है। अगर एक विधायक कहीं से चलकर आएगा, अपने काम को छोड़ के आएगा, तो सिर्फ छपवाने के लिए नहीं आएगा। वो अगर आएगा तो निश्चित रूप से अपनी मेहनत के लिए आएगा। टिफिन खाने का मतलब ये है कि हम सब बैठकर एक जाजम पे बैठें। आज हमारी जरूरत पड़ गई है, हमें स्वीकारना होगा। अगर हमने कहीं पूर्व में गलतियां की हैं तो हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एक जगह बैठें, चाहे कोई विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई पूर्व मंत्री हो, लेकिन वो भी कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए उसको काम करना चाहिए। और उस कार्यकर्ता को विश्वास दिलाए कि जिस तरीके से आप पार्टी के लिए काम करने के लिए यहाँ पर तैयार हो, हम बाहर से भी आके काम करने के लिए तैयार है, आपका सहयोग करने के लिए आए हैं, आपको साथ देने के लिए आए। चुनाव तो वहाँ का लोकल व्यक्ति ही लड़ेगा। दिनेश जी, ये भी शैली जो है भारतीय जनता पार्टी में खूब प्रचलन में रही है कि आप अपने साथ भोजन लाइए और बैठकर एक विस्तारित बैठक को वहाँ पर संपादित कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। भोजन के साथ चर्चा एक माहौल बदलती है और कहीं ना कहीं आपके भीतर एक आत्मीयता के तार भी जोड़ती है। जब आप भोजन, और वो भी अपने घर का बना और आपस में मिल बांट के, जैसे ऑफिसेज में या स्कूल में या कॉलेजेस में हम लोग किया करते थे कि टिफ़िन शेयरिंग होती थी, तो उससे एक बॉन्डिंग का भी निर्माण होता है। कांग्रेस अब तक अपनी इस बॉन्डिंग का कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन वो कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश उस तरफ ज़रूर कर रही है। और क्या आप देखते हैं कि क्या और कुछ करने की ज़रूरत है कांग्रेस को? बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लगातार उनको करना चाहिए, क्योंकि एक ग्राउंड जिसका अभी शैलेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि शिवराज जी के पहले तो हम लगातार जीतते रहे थे। हाँ, निश्चित तौर पर जीतते रहे थे। चौहान सिंह चौहान से लेकर राजकुमार पटेल तक बहुत सारे लोग जीते। तो ये आपने इस ग्राउंड को कमजोर कैसे किया? एक मतलब केवल मुख्यमंत्री का पद होना ही बहुत नहीं है ना कि केवल मुख्यमंत्री था इसलिए नहीं किया आपने। आप आज टिफिन पार्टी कर रहे हैं। टिफिन पार्टी से लोगों को पता है कि ये सीजन है चुनाव का। ये तो कोई भी क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन वर्क करती है। यदि भारतीय जनता पार्टी से यदि आपको कुछ सीखना है तो वो यही सीखना है
कि वो हमेशा चुनाव को ही देखती है और जो कमजोर सीट होती है वो उस पर ज्यादा फोकस करती है। और यही रणनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी की देखकर कांग्रेस को भी अपनाने की जरूरत तो है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। ऐसा नहीं है कि मत भिन्नता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक दिन पहले ही सीताराम आदिवासी जी का जो बयान सामने आया है, लेकिन वो मर्यादा की सीमाओं के भीतर घूमता रहा और कहने के लिए सब कुछ कह भी गया। बीजेपी में मन टूटते हैं, आंखों में निराशा आती है, कई बार विद्रोह का भाव भी जोर पकड़ता है, लेकिन अंतिम समय में अनुशासन की छड़ी घूमती है और खुद उस व्यक्ति के भीतर वो छड़ी होती है कि वो खुद भी अपनी आत्मचेतना को जागृत करता है कि तुम कर क्या रहे हो। ये बीजेपी का स्वभाव नहीं है। कांग्रेस को इस चरित्र को अपनाना पड़ेगा। आप आज़ादी की पार्टी हैं, आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने निहित स्वार्थों को पीछे छोड़ा है, लेकिन जब आप निहित स्वार्थों में उलझते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आपके स्वार्थ शायद जीत जाते हैं, पार्टी हमेशा हारती है। ये मत करिए, आप लड़िए, ताकत से लड़िए, आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत आभार आपका राजपाल जी। आगे देखिए आप, आज अफसरनामा आप देखते हैं जनरली, लेकिन आज बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नक्सल प्रभावित जो देश के आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य हैं, ये आखिरी लड़ाई है नक्सलवाद के खिलाफ, और 2026 या 27 की शुरुआत तक नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए अफसरनामा आप रविवार को देखेंगे। आज आप देखिए एक विचारोत्तेजक डिबेट, नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार। नमस्कार।